हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कृषि विज्ञान कक्षा 6। तो इसमें इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इकाई 2 भू परिष्करण। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। आपको ध्यान से पाठ को सुनना है, जिससे कि प्रश्न अभ्यास में जो प्रश्न आए हुए हैं, यानी पाठ में जो प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आप आसानी से दे सकें और उसे समझ सकें, और परीक्षा में भी उसे लिखने में आसानी रहे, याद करने में आसानी रहे। इसीलिए आपको बच्चों केवल वीडियो को कई बार सुनना है और इसके बाद उसके प्रश्न उत्तर को अपने आप हल करने की कोशिश करनी है। अब देखते हैं इकाई 2 भू परिष्करण। इसमें देखते हैं क्या क्या बातें इस चैप्टर के अंदर है, इस इकाई के अंदर क्या किन किन चीज़ों की चर्चा की गई है। पहले ये हेडिंग है कि भू परिष्करण की परिभाषा, दूसरा है भू परिष्करण के प्रकार और भू परिष्करण के उद्देश्य, और ऋतुओं के अनुसार जुताई कब कब की जाती है, और जुताई से लाभ और अंतःकर्षण क्रियाएं क्या होती हैं। तो आइए बच्चों, इसको पढ़ते हैं तो इनके विषय में हमको जानकारी मिलेगी। तो भू परिष्करण की परिभाषा, हम लोग गांव में किसान को खेत में अनेक प्रकार की कार्य करते हुए देखते हैं। जैसे वह हल से खेत की जुताई करता है, फावड़ा से खेत को खोदता है, कुदाल से खेत की गुड़ाई करता है, खुरपी से फसलों की निराई करता है। इन्हीं सब कृषि क्रियाओं, खुदाई, जुताई, गुड़ाई, निराई को हम भू परिष्करण कहते हैं। कहने का मतलब कि किसान जो भी काम जो है खेतों में करता है, खेती से संबंधित, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, भू परिष्करण के अंतर्गत, यानी भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। उसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, उसमें खुदाई है, जुताई है, गुड़ाई है, निराई है, ये सब चीज़ें आती हैं। अब एक कृषि वैज्ञानिक वेयर हैं, तो उन्होंने जो भू परिष्करण की परिभाषा इस प्रकार से दी है, यानी कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। अब इसके बाद आता है भू परिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। अब भू परिष्करण में खेतों को जोतना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना बच्चों जानते होंगे, जब मिट्टी को बराबर किया जाता है, जोतने के बाद उसको मिट्टी को बराबर किया जाता है, तो वो पाटा चलाना होता है। और भूमि को समतल करना एवं निराई गुड़ाई आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी भू परिष्करण में इतनी बातें आती हैं। अब इसके बाद आता है कि भू परिष्करण के कितने प्रकार होते हैं। तो भू परिष्करण के भू परिष्करण को 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, प्राथमिक भू परिष्करण, जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी टाइल्स कहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक भू परिष्करण, जिसे सेकेंडरी टाइल्स कहते हैं। अब हम सबसे पहले प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है, यानी खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातें आती हैं जो हम खेत की तैयारी और बीज बोने तक कितने काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खेतों में जुताई करना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, ढेलों को तोड़ना प्राथमिक भू परिष्करण में आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे द्वितीयक भू परिष्करण सेकेंडरी टाइल्स। खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। आवश्यकता अनुसार वर्षा या सिंचाई के बाद खेत की ऊपरी सतह पर बनी पपड़ी सख्त सतह को तोड़ने के लिए हैरो चलाना, खुरपी, कुदाल एवं विभिन्न प्रकार के हो एक प्रकार का कृषि यंत्र से निराई गुड़ाई हो क्या होता है, एक प्रकार का कृषि यंत्र होता है से निराई गुड़ाई करना, फावड़ा या मिट्टी पलटने वाले हल से फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि कृषि क्रियाएं द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है भू परिष्करण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो भू परिष्करण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है, मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना, और इसमें क्या किया जाता है, जुताई के द्वारा मिट्टी को ढीला एवं महीन बनाया जाता है तथा पाटा चलाकर नमी को सुरक्षित किया जाता है। महीन कणों वाली मृदा अधिक जल सोखती है और अधिक समय तक अपने अंदर नमी को रोके रखती है। महीन मृदा कणों के संपर्क में बीज आसानी से आ जाते हैं और अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद नंबर 2, दूसरा उद्देश्य क्या है भू परिष्करण का, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। तो मृदा में उचित वायु संचार बनाए रखना भू परिष्करण क्रियाओं पर निर्भर करता है। मृदा में वायु रंध्रावकाश में
पाई जाती है। इन्हीं रंध्रावकाशों में मृदा जल भी होता है। खेतों की जुताई करने एवं पाटा लगाने में मृदा कण आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाता है, जिससे वायु संचार एवं जल संचय अधिक होता है। मृदा में उचित वायु संचार होने पर बीजों का अंकुरण अच्छा होता है एवं मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि भी होती है। फलस्वरूप मृदा उपजाऊ हो जाती है। अब इसके बाद तीसरा भूपरिष्करण का उद्देश्य जो है वो है मृदा का कटाव, मृदा कटाव को रोकना। इसको क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन बोलते हैं इंग्लिश में। जिस मृदा की जुताई होती रहती है उसमें मृदा कणों के झुंड बन जाते हैं। रंध्रावकाश का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे मृदा में जल का अवशोषण एवं रिसाव की क्षमता बढ़ जाती है। अतः वर्षा जल का अधिकांश भाग भूमि की ऊपरी सतह सोख लेती है और शेष जल मृदा के नीचे गहराई में चला जाता है, जिसके कारण जल का बहाव सतह पर बहुत कम होता है और मृदा जल कटाव से बच जाती है। इसके बाद तीसरा भूपरिष्करण का उद्देश्य है खरपतवारों को नष्ट करना। खेत की जुताई करने से लगभग सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। यानी खरपतवार अगर हमें नष्ट करना है तो खेत की अगर हम जुताई कर दें तो लगभग उसमें सभी खरपतवार जो है नष्ट हो जाते हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। यानी पहली जुताई किससे करनी चाहिए? मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों की जड़ें एवं कंद यानी ट्यूबर जिसको बोलते हैं मृदा सतह पर आकर धूप एवं वायु से नष्ट हो सके। अब चौथा भूपरिष्करण का उद्देश्य है पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। भूपरिष्करण द्वारा अनेक प्रकार के कीट पतंगे एवं उनके अंडे, बच्चे, लार्वा एवं प्यूपा आदि मृदा सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें या तो पक्षी खा जाते हैं या वे तेज धूप में हवा में नष्ट हो जाते हैं। फसलों के कुछ हानिकारक जीवाणु व फफूंदी आदि फसलों के अवशेषों एवं जैविक पदार्थ पर पनपते रहते हैं, जो जुताई के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है जो भूपरिष्करण के उद्देश्य में छठा उद्देश्य है मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। अब जैविक पदार्थ कौन कौन से हैं, क्या क्या मिलाया जाता है? गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को खेत में फैलाकर तुरंत जुताई करके मिट्टी मिला देना चाहिए। इसी तरह से हरी खाद जैसे ढैंचा, लोबिया, मूंग, ज्वार, बरसीम, सनई आदि भी खेतों में उगाकर मिलाई जाती है। अब अगला है ऋतुओं के अनुसार जुताई। हम भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? गर्मी होता है, वर्षा होता है और सर्दी होती है। तो गर्मी, वर्षा और सर्दी ये 3 ऋतुएं मुख्य होती हैं। वर्षा ऋतु भी गर्मी ऋतु का एक भाग है। गर्मी ऋतु के कुछ महीनों में जब वर्षा अधिक होती है तो उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। जुताई के दृष्टिकोण से वर्षा ऋतु भी गर्मी ऋतु के अंतर्गत आती है। अतः जुताई की दृष्टिकोण से 2 ऋतुएं होती हैं, यानी गर्मी और सर्दी। ये बता रहे हैं कि अगर जुताई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्षा ऋतु जो है गर्मी ऋतु के अंतर्गत ही आती है। यानी वर्षा ऋतु और गर्मी ऋतु एक ही होती है अगर हम कृषि की दृष्टि से देखें। यानी कृषि की दृष्टि से जुताई की दृष्टि से हम देखें तो ऋतुएं केवल 2 प्रकार की होती है, एक गर्मी एवं सर्दी की जुताई। अब परंतु ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 गर्मी की जुताई, नंबर 2 सर्दी की जुताई और नंबर 3 है 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। अब आता है गर्मी की जुताई। तो गर्मी की जुताई कब की जाती है? भीषण गर्मी के बाद गर्म आर्द्र मौसम आता है। इस समय कम या अधिक वर्षा रुक रुक कर होती रहती है, जो घास के बीजों के जमने को प्रोत्साहित करती है। यद्यपि फसलों को उगने के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, इस समय की जाने वाली जुताई को गर्मी की जुताई कहते हैं। यह जुताई खरीफ फसलों की बुआई के पूर्व की जाती है। इसके बाद आता है सर्दी की जुताई। जिन स्थानों पर भीषण ठंड पड़ती है और उन्हें और फसलें उगाई नहीं जा सकती, लेकिन भूमि की दशा जुताई के लिए अच्छी होती है, वहां जुताई की जाती है। इसे सर्दी की जुताई कहते हैं। हमारे देश के ठंडे क्षेत्रों में सर्दी की जुताई की जाती है। अब आगे आता है कि 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। 2 ऋतुओं के बीच में सभी अवांछित वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए जो जुताई की जाती है उसे 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई कहते हैं। जैसे सर्दी एवं गर्मी ऋतु के बीच की जुताई रबी फसल की कटाई के बाद आती है। यानी रबी फसल की जब कटाई हो जाती, जो जुताई की जाती है वो मध्य की जुताई कहलाती है। अब जुताई से क्या लाभ होता है? तो मृदा की जुताई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं? नंबर 1 है मृदा
मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है, मृदा में जल एवं वायु का संचार बढ़ जाता है। तीसरा है, मृदा में लाभदायक जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा क्रियाशीलता बढ़ जाती है। चौथा है, बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। पांचवा है, मृदा भुरभुरी और मुलायम हो जाती है। छठा है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। और सातवां है, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे एवं उनके अंडे बच्चे मृदा सतह के ऊपर आ जाने के कारण नष्ट हो जाते हैं। आठवां है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। और नौवां है, मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं सुधर जाती हैं। अब इसके बाद आता है भू परिष्करण में अंतः क्रियाएं। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक भू परिष्करण के बाद भी सफल फसल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद फसल की कटाई तक, यानी बुआई के बाद फसल की कटाई तक विभिन्न अंतःकर्षण क्रियाओं को करना पड़ता है। वो कौन कौन सी अंतःकर्षण क्रियाएं हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1 इसमें आता है पपड़ी तोड़ना। पहला जो अंतःकर्षण क्रियाएं हैं वो पपड़ी तोड़ना है। बुआई के तुरंत बाद यदि हल्की वर्षा हो जाए तो कठोर परत पड़ जाने के कारण बीज अंकुरण में बाधा आती है। खुरपी या रेक की सहायता से पपड़ी तोड़ी जाती है। आगे आता है गुड़ाई। नंबर 2 में क्या है, गुड़ाई है। 2 कतारों के बीच गुड़ाई करके मिट्टी को गर्म बनाया जाता है, इससे पौधों का विकास अच्छा होता है। इसके बाद आता है निराई। ये क्या हम पढ़ रहे हैं, भू परिष्करण में की जो अंतः क्रियाएं होती हैं उसमें हमारा ये पपड़ी तोड़ना है, गुड़ाई है, निराई है और मिट्टी चढ़ाना, ये 4 चीज़ें आती हैं। तो अब इसके बाद दूसरा है गुड़ाई है कि 2 कतारों के बीच गुड़ाई करके मिट्टी को नरम बनाया जाता है, इससे पौधों का विकास अच्छा होता है। और तीसरा क्या है, निराई है। खड़ी फसल में खरपतवार निकालना एक अति आवश्यक कार्य है, इसको खुरपी, कुदाल एवं रेक की सहायता से करते हैं। इसके बाद आता है चौथा, मिट्टी चढ़ाना। कुछ फसलों में जैसे आलू है, शकरकंद है, हल्दी तथा गन्ना में तने के चारों तरफ मिट्टी चढ़ाई जाती है, इससे उपज में वृद्धि होती है। यह कार्य कुदाली, फावड़ा, खुरपी तथा करहा की सहायता से करते हैं। अब आता है नाली एवं मेड़ बनाना। खड़ी फसल में सिंचाई करने, क्यारियों में बांटने तथा जल निकास करने हेतु नाली एवं मेड़ बनाने की आवश्यकता होती है। यह कार्य फावड़ा या करहा से किया जाता है। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। तो अभ्यास प्रश्न पर सबसे पहले हमारा MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। तो पहला दिया गया है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला दिया गया है कि भू परिष्करण किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था भू परिष्करण किसे कहते हैं। ये अनाज को बोरे में रखने को नहीं है, फसलों की मड़ाई को कहते हैं, गलत है। और खेत की जुताई को कहते हैं। भू परिष्करण किसे कहते हैं, खेत की जुताई को कहते हैं। इसके बाद आता है भू परिष्करण होता है, यानी 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भू परिष्करण जो है 2 प्रकार का होता है। ये हो गया। इसके बाद आता है भू परिष्करण का क्या उद्देश्य होता है। तो भू परिष्करण का उद्देश्य होता है मृदा में वायु संचार को बढ़ाना। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है जुताई से होता है। तो जुताई से क्या होता है, पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर ऋतुओं के अनुसार जुताई होती है। तो जनवरी की जुताई, जून की जुताई, सितंबर की जुताई, ये नहीं बल्कि गर्मी की जुताई होती है। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें बच्चों ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो उचित ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, उस वाक्य में आपको वही लिख देना है। तो जैसे दिया गया है कि का फावड़े से खेत की खुदाई करते हैं कि जुताई करते हैं। तो जुताई, वो खुदाई करते हैं, यानी फावड़े से क्या करते हैं, खेत की खुदाई करते हैं। तो यहाँ पर हम खुदाई लिख देंगे, यहाँ पर खुदाई वाला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा है भू परिष्करण भूमि की जुताई से होता है। किसी फसलों की कटाई से होता है, भूमि की जुताई से होता है। तो इसका संबंध जो भूमि की जुताई से होता है भू परिष्करण का। इसके बाद गा आता है कि द्वितीयक भू परिष्करण द्वारा मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है या घटती है। तो बढ़ती है। तो यहाँ पर ये सही है, तो यहाँ पर हम बढ़ती लिख देंगे। घा आता है कि गर्मी की जुताई से खेत में खरपतवार घट जाते हैं। अब तीसरा दिया गया है कि सही कथन के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। तो इसमें पहला दिया गया है कि का फूल एवं सब्जियां घरों में उगाई जाती हैं, ये गलत है। अब आगे आता है खुरपी से फसलों की निराई होती है, ये सही है। और पाटा चलाना द्वितीयक भू परिष्करण है, सही है। इसके बाद आता है घा भूमि में खाद मिलाना प्राथमिक भू परिष्करण है, ये भी सही है।
इसके बाद अगला आता है, अगला बिंदु अगला वाक्य आता है कि मृदा की जुताई करने से कणों के झुंड नहीं बनते हैं। तो ये गलत है। मृदा की जुताई से कणों के झुंड नहीं बनते हैं, यानी झुंड बनते हैं। तो ये वाक्य हमारा गलत है। अब इसके बाद आता है कि निम्नलिखित कि में स्तंभ का तथा स्तंभ खा में सुमेल कीजिए। अब इसमें फावड़ा, तो फावड़ा से कौन सा काम करते हैं? फावड़ा से हम निराई का काम करते हैं, नहीं, फावड़ा से हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। तो हम वन को जो है ई से मैच करा देंगे, यानी फावड़ा से हम क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। अब इसके बाद आता है प्रारंभिक भूपरिष्करण। तो प्रारंभिक भूपरिष्करण क्या है? प्राइमरी टिलेज। इसको हमने इंग्लिश में भी बताया था, इसीलिए हम किताब को जब पढ़ते हैं और उसकी वीडियो को सुनते हैं तो इससे हमारे इस तरह के प्रश्न बिना याद किए हुए हल हो जाते हैं। अब आता है खुरपी। तो खुरपी का क्या काम होता है? खुरपी का काम होता है निराई करना, खेतों की निराई करना। इसमें डी से मिला देंगे। इसके बाद आता है जोतना। तो जोतने का काम किससे होता है? ये चौथा दिया गया, जोतने का काम हल से होता है, तो हम इसको हल से मैच करा देंगे। इसके बाद आगे आता है झुंड। झुंड कब बनता है? ये पांचवा दिया गया है। झुंड जो है समुच्चय, झुंड का संबंध किससे है? समुच्चय से है। तो अब इसके बाद है सेकेंडरी टिलेज किसे कहते हैं? सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीय भूपरिष्करण को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। इसीलिए वर्ड को, इसीलिए जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं। अब इसमें हमारा ये प्रारंभिक टिलेज और सेकेंडरी टिलेज दिया गया है। अब इसके बाद आता है नंबर 7वां दिया गया है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का संबंध किससे है? मृदा जल धारण क्षमता से है। ये इसको इससे मैच करा देंगे। अब इसके बाद हम आते हैं इसके प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रारंभिक भूपरिष्करण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हम इसी टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। इसके उत्तर में हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ उत्तर लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि कृषि वैज्ञानिक वियर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भूपरिष्करण कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ाएंगे? तो 5 का हम उत्तर लिखेंगे कि मृदा में वायु संचार कैसे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम उत्तर में लिखेंगे कि मृदा में वायु संचार बढ़ाने के लिए खेतों की जुताई करना, पाटा चलाना पड़ता है, जिससे मृदा कण आपस में मिल जाते हैं और मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाते हैं, जिससे वायु संचार बढ़ जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 3 कि खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? तो इसका उत्तर है कि खेत की जुताई करने से लगभग सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। हम इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि खेत की जुताई करने से लगभग सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों की जड़ें एवं कंद मृदा सतह पर आकर धूप एवं वायु से नष्ट हो सके। तो यहाँ तक हमें लिख देना है। अब इसमें अगला प्रश्न है कि गर्मी की जुताई का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे गर्मी की जुताई, हेडिंग डाल देंगे और फिर लिखेंगे कि भीषण गर्मी के बाद गर्म आर्द्र मौसम आता है। इस समय कम या अधिक वर्षा रुक रुक कर होती रहती है, जो घास के बीजों के जमने को प्रोत्साहित करती है। यद्यपि फसलों के उगने के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, इस समय की जाने वाली जुताई को गर्मी की जुताई कहते हैं। यह जुताई खरीफ फसलों की बुआई के पूर्व की जाती है। यहाँ तक हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगर हम यहाँ तक भी लिख देंगे तब भी हमारा उत्तर सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 6 का पहला पार्ट, भूपरिष्करण की परिभाषा लिखिए एवं उनके प्रकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमको यहाँ से लिखना है कि भूपरिष्करण क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि भूपरिष्करण की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा अभी हम लोगों ने लिखा, तो यहीं से हम लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे कि भूपरिष्करण की परिभाषा, हेडिंग डालेंगे और फिर उसमें लिखेंगे कि कृषि वैज्ञानिक वियर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भूपरिष्करण कहते हैं। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे भूपरिष्करण के प्रकार। अब आता है भूपरिष्करण के मुख्यतः भूपरिष्करण 2 प्रकार के होते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। भूपरिष्करण को 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? प्राथमिक भूपरिष्करण, जिसको प्राइमरी टाइलेज कहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक भूपरिष्करण, जिसको सेकेंडरी टाइलेज कहते हैं। अब इसके बाद
फिर हमको इनका विस्तार से वर्णन करना है। तो हम फिर पहले हेडिंग डाल लेंगे प्राथमिक भू परिष्करण यानी प्राइमरी टाइलेज। खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। खेतों में जुताई करना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, ढेलों को तोड़ना प्रारंभिक भू परिष्करण में आता है। इसके बाद द्वितीय भू परिष्करण को लिखेंगे। तो खेत में बीज बोने के बाद की फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उसे द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं। अब हम यहाँ से अब इसमें कौन कौन से हैं आगे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इतनी परिभाषा लिख देंगे, उन्हें द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं। इसके बाद लिख देंगे कि उदाहरण या लिख देंगे जैसे ये हैरो चलाना, यहाँ से लिखेंगे जैसे करके यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर भू परिष्करण कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे जैसे हैरो चलाना, खुरपी कुदाल एवं विभिन्न प्रकार के हो से निराई गुड़ाई करना। आगे भी लिख देंगे आदि, आदि लिख देंगे। इसके बाद आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आदि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि भू परिष्करण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। अब इसमें बच्चों आपको केवल हेडिंग दे देनी है, नहीं तो उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना भू परिष्करण के उद्देश्य, उत्तर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे कि भू परिष्करण के उद्देश्य। फिर लिख देंगे कि भू परिष्करण के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे कि मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना। नंबर 2 लिखेंगे कि मृदा में वायु संचार बढ़ाना। नंबर 3 लिखेंगे कि मृदा कटाव यानी सॉइल इरोजन को रोकना। और नंबर 4 लिखेंगे खरपतवारों को नष्ट करना। नंबर 5 लिखेंगे पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। और नंबर 6 लिखेंगे कि मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। बस आपको इतना ही लिखना है, इसका डिटेल नहीं लिखना है। अगला प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न है कि ऋतुओं के अनुसार जुताई का वर्णन कीजिए। अब इसमें आप हेडिंग डाल लेंगे कि ऋतुओं के अनुसार जुताई। लिखेंगे कि ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 गर्मी की जुताई, नंबर 2 सर्दी की जुताई और नंबर 3 है 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि प्रश्न संख्या 6 का चौथा पार्ट है कि जुताई से होने वाले लाभ लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कि जुताई से लाभ, हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद लिखेंगे कि मृदा की जुताई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1 मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 2 मृदा में जल एवं वायु संचार बढ़ जाता है। नंबर 3 मृदा में लाभदायक जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और नंबर 4 बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। नंबर 5 मृदा भुरभुरी एवं मुलायम हो जाती है। नंबर 6 खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। नंबर 7 फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीट पतंगे एवं अंडे एवं उनके अंडे बच्चे मृदा सतह के ऊपर आ जाने से नष्ट हो जाते हैं, जाने के कारण नष्ट हो जाते हैं। और नंबर 8 है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। और नंबर 9 है मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं सुधर जाती हैं। तो बस हमको इसका उत्तर यहाँ तक लिख देना है। अब इसका अंतिम प्रश्न दिया गया है कि अंतःकर्षण क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि अंतःकर्षण, हेडिंग डाल लेंगे अंतःकर्षण क्रियाएं, यहाँ से डालेंगे हेडिंग अंतःकर्षण क्रियाएं, उत्तर लिखेंगे। फिर लिखेंगे अंतःकर्षण क्रियाएं। इसके बाद लिखेंगे कि प्राथमिक एवं द्वितीयक भू परिष्करण के बाद भी फसल यानी सफल फसल उत्पादन हेतु बीज की बुआई के बाद फसल की कटाई एवं विभिन्न अंतःकर्षण क्रियाओं को करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पपड़ी तोड़ना, इसमें आपको केवल हेडिंग दे देना है और इसका डिटेल में नहीं लिखना है। नंबर 2 गुड़ाई, नंबर 3 निराई और नंबर 4 है मिट्टी चढ़ाना। इसमें गुड़ाई करना, निराई करना, मिट्टी चढ़ाना आदि कर देना। बस यहीं पर आपका उत्तर समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।